नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आओ ज्योतिष सीखे में आज हम आकाश परिचय में नक्षत्रों का स्वरूप क्या होता है और उनका जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैसे नक्षत्र काम करते हैं और कैसे हम नक्षत्रों से बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नक्षत्र एक पथ पर या कहें कि जो ग्रह जिस रास्ते पर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, वहाँ के वो स्थान हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ग्रह इस समय कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ चल रहा है, कहाँ घूम रहा है। जैसे कि इसके आधार पर आप देख पा रहे हो, जो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जैसे कि बुध है, वो कहाँ मृगशिरा में है, चंद्रमा कहाँ पुनर्वसु, मंगल कहाँ आश्लेषा नक्षत्र पर इस समय चल रहा है। अब ऐसा नहीं ये यहाँ परमानेंट रहेगा, ये चलता रहेगा, राउंड अपना ये लेते रहेंगे, इसके ही आसपास में इसके चारों तरफ ये घूमते रहेंगे इस परिपथ के। तो हम 0 डिग्री से यानी कि अश्वनी नक्षत्र से शुरू होंगे, अश्वनी नक्षत्र से ये 0 डिग्री से यहाँ, और फिर यहाँ जब रेवती के अंतिम पर आएंगे तो ये होगा 360 डिग्री तक। ये हम अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। पिछली वीडियो में आप देख लीजिए, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। आज हम बात करेंगे इन नक्षत्रों की, कि इन नक्षत्रों का जो पूरा का पूरा डिटेल है वो समझेंगे कि कैसा इनका स्वरूप होता है और जातकों पर क्या प्रभाव डालते हैं, और इनके जो तारों की संख्या है वो कितनी होती हैं, साथ ही साथ कौन से शरीर के अंग पर इनका प्रभाव होता है, किस तरह का ये व्यवसाय देते हैं, उन सब की भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अच्छे से देखिए, तो आपको ये सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब यहाँ नक्षत्र का चार्ट आपके सामने आया हुआ है, जिसमें अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये एक ग्रुप बन गया 9 का। जहाँ केतु से, जिनके स्वामी केतु से शुरू होकर अश्वनी के केतु, भरणी के शुक्र, कृतिका के सूर्य, रोहिणी के चंद्रमा, मृगशिरा के मंगल, आद्रा के राहु, पुनर्वसु के गुरु और पुष्य के शनि और आश्लेषा के बुध होते हैं। ये रोटेशन फिर से चलेगा। अब यहाँ से मघा के केतु, पूर्व फाल्गुनी के शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य, हस्त के चंद्र, चित्रा के मंगल, स्वाति के राहु, विशाखा के गुरु, अनुराधा के शनि और ज्येष्ठा के बुध। यहाँ पर ये फिर से जब थर्ड राउंड में चलेगा तो फिर वहीं से केतु से शुरुआत होगी। तो मूल के केतु, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र, उत्तराषाढ़ा के सूर्य, श्रवण के चंद्र, धनिष्ठा के मंगल, शतभिषा के राहु, पूर्वा भाद्रपद के गुरु और उत्तरा भाद्रपद के शनि और रेवती के बुध। तो यहाँ पर आप एक बात देख पा रहे होगे, केतु से शुरू होता है और ये अंत होता है रोटेशन का बुध पर जाके, जहाँ स्वामी बुध होते हैं। मतलब आश्लेषा और अश्वनी, ये दो हमें मिल जाते हैं। वहीं दूसरे चरण में भी मघा जो केतु से, और ज्येष्ठा पर अंत। तो ये एक तरह से क्या हो गई, इनको हम बोलते हैं, ये आपने एक शब्द सुना होगा, गंडमूल। तो गंडमूल, गंड का अर्थ होता है गांठ लगा देना। अब ये यहाँ से यहाँ गांठ लगी हुई है, तो ये दो नक्षत्र किस में आ गए, गांठ में आ गए, गंडमूल में आ गए। इसीलिए ये इनकी शांति कराई जाती है, थोड़े टिपिकल होते हैं। इसी तरीके से यहाँ से ये आपस में नोट लगा दी, और इसी तरीके से यहाँ इसकी नोट यहाँ लगा दी। अब आप समझ गए होंगे, तो हमारे पास में कितने गंडमूल बन जाते हैं जो नक्षत्र हैं, अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे, क्या होते हैं गंडमूल और कैसे हम नक्षत्र को देखते हैं। तो मैंने यहाँ ये टॉपिक भी आपका कवर कर लिया है। अब देखिए, आगे हम अगर बात करेंगे,
यहीं से नक्षत्र से चलते जाएंगे, अश्वनी नक्षत्र को लेते हैं सबसे पहले। तो अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र जो हमारा ये नक्षत्र है, ये अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र का जो डिग्री वाइज अगर देखें तो डिग्री वाइज देखें तो 0 से लेकर ये, क्योंकि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट तक का जो हो गया वो अश्वनी नक्षत्र हो गया, और इसके स्वामी कौन हो गए? केतु हो गए। अगर तारों की संख्या हम इसमें देखें अश्वनी नक्षत्र में कि तारों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें तारों की संख्या यानी कि स्टार्स का जो काउंटेशन होता है, जो काउंट होते हैं वो 3 होते हैं। इसकी आकृति होगी इस नक्षत्र की, क्योंकि अश्विनी कुमार इसके देवता होते हैं और अश्व जैसी इसकी आकृति होती है, यानी कि घोड़े के जैसी। तो इसका मुख किसके समान हो गया? घोड़े के समान हो गया। और देवता कौन हो गए? अश्वनी कुमार। देखिए, इनको देवताओं का वैद कहा जाता है, जो अश्वनी कुमार हैं। आपने सुना होगा इनका नाम, अश्वनी कुमारों का। ये देवताओं के वैद कहे जाते हैं और औषधियों के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। देखिए, यहाँ पर जो फेस घोड़े का बता रहा है, उससे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर समरूपता है। तो जिसके कारण जिन लोगों का अश्वनी नक्षत्र में जन्म होता है, वो घुड़सवारी कर सकते हैं या फिर सैनिक हो सकते हैं। और इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, वो बहुत लोकप्रिय, खर्चा ज़्यादा करने वाले होंगे और गति के प्रेमी होंगे। उनको बहुत जल्दबाजी रहेगी, भाग-दौड़ में जीवन चलता रहे। तेज़-तेज़ करो, जो कुछ भी है, इतना आराम की ज़रूरत नहीं है। घोड़े के समान उनका व्यवहार होगा। तो उनमें जो वाहन की क्षमता अधिक देखने को मिलेगी और परिवहन संबंधित सभी जो वाहनों का आधिपत्य है, वो इनके पास में होता है। तो पुराणों के अगर अनुसार हम देखें तो अश्वनी कुमार जो थे वो क्या थे? जुड़वा भाई थे। अब ये मैं विशेष सूत्र आपको बता रहा हूँ, तो ये जुड़वा भाई थे और इस नक्षत्र के किसी भी प्रकार का संबंध अगर अब पड़ता है, कोई भी, जैसे कि यदि ये तीसरे भाव में अगर पड़ जाए, ऐसा कि मंगल है, मंगल तीसरे भाव में जो है वो नक्षत्र में आता है, किसके नक्षत्र में? अश्विनी नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है उस समय, जो हमने अभी आपको लिस्ट दिखाई उसमें। तो 2 जुड़वा भाइयों का जो जन्म है, होने की संभावना होती है कि ऐसी स्थिति में जुड़वा भाई होने की संभावना हो जाती है। और अगर वहीं हम देखें कि बृहस्पति जो कारक हैं, यहाँ कारक का ध्यान रखिए, बृहस्पति पंचमेश होकर अश्विनी नक्षत्र में अगर आ जाए, कि पंचम भाव के मालिक हैं, लेकिन नक्षत्र किसमें है? जब जन्म हुआ तो वो अश्विनी नक्षत्र में थे। तब आप ये कहिए कि उस जातक की 2 संतान यानी कि जुड़वा संतान होने का ये योग बनता है। ये बहुत ही एक विशिष्ट सूत्र है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको ध्यान रख सकते हो। अब देखिए, शरीर के अंग की बात करें तो जो दोनों घुटने हैं, दोनों घुटनों पर आधिपत्य होता है अश्विनी नक्षत्र का। और अगर हम अश्विनी नक्षत्र से किसी का व्यवसाय देखें, रोजगार देखें, तो अश्विनी नक्षत्र में अधिकतर जो व्यवसाय होते हैं वो चिकित्सक हो सकते हैं, किसी रसायन शास्त्र से संबंधित हो सकते हैं, और सेना, पुलिस इनमें कार्यरत हो सकता है। खिलाड़ी जिसमें कहते हैं ना, जिसमें पुरुषार्थ लगे, जिसमें जोश हो, जिसमें भाग-दौड़ हो, उस तरह के काम इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और ये दौड़-भाग में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, इनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। और अगर व्यवसाय करते हैं ऐसे लोग या जुड़ते हैं तो इस्पात से, तांबे के व्यवसाय, इनसे ये जुड़कर व्यवसाय भी करते हैं। तो यहाँ हमने अभी जो जाना वो अश्विनी नक्षत्र के बारे में जाना। देखिए, राशियों के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, बाकी नक्षत्रों के बारे में बहुत डिटेल में हम नहीं जाएँगे कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है, वो आप उसमें पिछली वीडियो में देख सकते हो, आपको वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ दिखाऊँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी होती चली जाएगी। अब हम आते हैं भरणी नक्षत्र की तरफ। भरणी नक्षत्र जिसके स्वामी हो जाते हैं शुक्र, और इसके तारे कितने होते हैं? इसके तारे भी 3 होते हैं। तारों की संख्या 3 होती है और 13 डिग्री 20 मिनट से आगे के 13 डिग्री जोड़ दीजिए, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट तक जो होगा, वो होगा आपका भरणी नक्षत्र। भरणी का अर्थ होता है भंडार भरना, भरे रहना, शुक्र इसके अधिपति हैं। तो इस नक्षत्र की एक सबसे बड़ी जो आकृति योनि के समान इसमें होती है, और इसका जो पूज्य देवता है वो यम होते हैं। अब यम केवल मृत्यु के देवता नहीं है, बल्कि ये न्याय के भी देवता हैं, ये सत्य के भी देवता हैं और ये निष्ठा के भी देवता हैं। सत्य का
निर्णय जो भी करेगा, से निर्णय करेगा, उसको ये पुरस्कार देते हैं, और जो असत्यता का साथ देता है उसे दंड देने वाले होते हैं। और इसी के कारण इनको धर्म का भी देवता कहते हैं। मृत्यु का ही देवता नहीं है, धर्म के देवता भी हैं। और इस नक्षत्र में जिन जातक का जन्म होता है वो दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं, निरोगी अधिकतर देखे जाते हैं, दक्ष और सुखी विचारक होते हैं। देखिए, नैतिक और कभी-कभी ऐसे लोग ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं। लेकिन न्याय, सत्य, निष्ठा, इनको ये ध्यान में ज़रूर रखते हैं। आमोद-प्रमोद में ये प्रसन्न रहते हैं अधिकतर, क्योंकि शुक्र कहाँ हो जाते हैं, इसके एक प्रधान हो जाते हैं, यानी कि स्वामी हो जाते हैं, लॉर्ड हो जाते हैं। बरनी का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, संचित करना। किसी को आप रिज़र्व करते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, ये भरनी का अर्थ होता है। सिर या मस्तिष्क पर इसका नक्षत्र का आधिपत्य होता है। वहीं अगर व्यवसाय की हम बात करें तो कला का क्षेत्र हो गया, मनोरंजन का क्षेत्र हो गया, सिनेमा का क्षेत्र हो गया, और कानून का क्षेत्र, क्योंकि यम कौन है, इसके देवता हैं, तो कानून के क्षेत्र में भी वो लेकर जाते हैं। तो कानून का क्षेत्र हो गया, और जज वगैरह जो बनते हैं, न्यायाधीश वगैरह होते हैं, ये भी इससे बनते हैं, इस नक्षत्र के लोग। और मंत्री, खाद्य उद्योग, और क्योंकि शुक्र इनका मिला-जुला मिलेगा, होटल से संबंधित व्यवसाय भी इनका देखने को मिलता है। ये हमने भरणी नक्षत्र के बारे में समझा। अब हम इस नक्षत्र से आगे चलेंगे, और अब हमारा है कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र, देखिए कृत्तिका नक्षत्र किसका नक्षत्र है, तो ये स्वामी हो जाते हैं इसके सूर्य। सूर्य जो गृहपति हैं, वो कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं। अब देखिए कृत्तिका नक्षत्र में, देखिए अब हम जब राशियों को देखते हैं तो कहते हैं कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। कृत्तिका का एक चरण चला गया, एक चरण हो गया 3 डिग्री 20 मिनट का, या 3 डिग्री 3 अंश 20 कला भी बोलते हैं हिंदी में इसको। तो यहाँ पर अब 3 डिग्री 20 कला, अगर 13 डिग्री 20 कला में से निकाल दो, तो 3 चरण रह गए किसके लिए, जो राशि होगी वृषभ राशि, जिसके स्वामी हो गए शुक्र। और वहाँ पर अब ये उसमें पार्ट चला गया इसका। ये हिस्सा किसमें चला गया, जो चला गया जो 3 चरण है वो किसमें चले गए, वृषभ राशि में। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 10 डिग्री तक किसमें लेके जाएगा, वृषभ राशि में, और बाकी 3 डिग्री 20 मिनट तक ये रहेगा मेष राशि में। यहाँ ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो हम कहेंगे कि मेष राशि में ये 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक का लेगा, क्योंकि पूरे 30 डिग्री हो जाएँगे, जिसमें इसके 3 डिग्री 20 मिनट का यहाँ पर आएगा। फिर आगे के 30 डिग्री से फिर ये आगे बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये वृषभ राशि में आ जाएगा 10 डिग्री तक। वृषभ राशि में 10 डिग्री डिग्री तक ये आ जाएगा। अब देखिए इसके स्वामी कौन है, सूर्य इसके स्वामी हैं, और इसमें तारों की संख्या है 6, 6 इसमें तारों की संख्या है, और इसकी आकृति जो है वो चाकू के समान होती है। और इसके जो पूज्य देवता हैं वो है अग्नि। अग्नि इसके पूज्य देवता हैं, जो क्या करते हैं, अग्नि की क्या खासियत है? अग्नि की खासियत है कि वो सृष्टि की रचना का आधार होने के साथ-साथ सबसे शक्तिशाली शोधक हैं। अग्नि सबको शुद्ध कर देती है, और उपभोक्ता और रोशनी और ऊष्मा देने वाले भी हैं ये, ठीक है? कृत्तिका के प्रथम चरण, जिसका जो राशि कौन था, मंगल है। उसके पास अत्यधिक ऊष्मा है जो जला देती है, ठीक है? शेष 3 चरण कहाँ जाते हैं? वहाँ पर ऊष्मा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अब शुक्र हैं, कौन होते हैं शुक्र? राशिस हो जाते हैं। तो शुक्र कैसे देंगे? वो वहाँ पर उस ऊष्मा को जलाने वाली नहीं करेंगे, जबकि कृत्तिका अगर ये मेष राशि में बनता है पहले चरण का, तो वहाँ जलाने वाली स्थिति होती है। लेकिन जब ये वृषभ में आ जाएँगे बाकी के 3 चरण, तो जलाएँगे नहीं, रोशनी देंगे, यानी कि प्रकाश बढ़ा देंगे। तो इस कारण से वो कोमलता और मधुरता और कला, संगीत, नृत्य, काव्य और कल्पना शक्ति के कारक वहाँ पर हो जाएँगे। तो यहाँ पर ये इसका प्रभाव बदल जाएगा। अब देखिए, यह विद्या की जो सभी शाखाएँ हैं, उनकी यहाँ पर ये व्याख्या करने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है, वो व्याख्या करता है, बताता है उसके बारे में। देखिए, इसके बारे में जो वराहमिहिर के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र में जन्मा जो व्यक्ति होता है, वो बहुभोजी होता है, और अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित और आकर्षक और प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ ये देखने में आती है इसमें। और अंग की बात करें तो ये
जो कूल्हे और कमर का हिस्सा होता है उसका प्रतिनिधित्व ये नक्षत्र करता है। अगर हम इस नक्षत्र के व्यवसाय को देखें समझें तो इसका जो व्यवसाय है वो आविष्कारक के रूप में देखे जाते हैं। खोजकर्ता होते हैं जो खोज करने वाले होते हैं या खोदने वाले। खोदने का अर्थ है कुछ ना कुछ निकालना, कुछ ना कुछ समझना। जो रहस्य है उस रहस्य को उजागर करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग सेना में भी मिलते हैं, पुलिस में भी मिलते हैं और अग्नि से संबंधित व्यवसाय भी ऐसे लोग करते हैं। चिकित्सा, अब देखिए यहाँ पर अग्नि क्या है, अब अग्नि यहाँ जलाने वाली नहीं है, अग्नि यहाँ पर खाद्य पदार्थों के लिए भी है। तो ऐसे अग्नि से संबंधित व्यवसाय करेंगे उपभोग के लिए, तो अग्नि का यहाँ उपभोग होता है एक उचित कर्म में, तो यहाँ ये कर सकते हैं क्योंकि सूर्य हैं। इसके साथ ही अगर हम समझें तो जो चिकित्सा का क्षेत्र है, जो रक्षा का विभाग है और ये एस्ट्रोलॉजर जैसी कंडीशन भी, क्योंकि रहस्यों को जानना इस नक्षत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि वह रहस्यों को उजागर करने वाली, जो रहस्य है जो गुप्त है उसको उजागर करने वाली स्थिति यहाँ पर होती है। ये आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ ऑलमोस्ट हमने इसकी बात कर ली है, अब हम बढ़ेंगे अगले नक्षत्र की तरफ। मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। और अब हम बढ़ेंगे चंद्रमा जो शीतल हैं उनके नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र की तरफ। नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र कहा जाता है रोहिणी नक्षत्र को। तो अब हम रोहिणी नक्षत्र को देखेंगे। कृतिका नक्षत्र को हमने देख लिया। कृतिका नक्षत्र के बारे में जो विश्लेषण था मैंने आपको बता दिया। देखिए रोहिणी नक्षत्र अब वृषभ राशि में ये नक्षत्र आएगा और यहाँ इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और देखिए चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च की स्थिति में भी होते हैं। अब देखिए रोहिणी शब्द की जो उत्पत्ति है ये रोहन शब्द से हुई है और रोहन शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है उदय होना या फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, यानी कि प्रेजेंट होना। देखिए रोहिणी नक्षत्र में तारों की संख्या है 5 और इसकी आकृति है कैसी, बैलगाड़ी या शकट बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी को, उसके समान है। इसके पूज्य देवता होते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी इसके पूजित देवता हैं, जो क्या हैं, जो सृष्टि के रचनाकार हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ वो भी इसी नक्षत्र में हुआ था, जो स्वयं ही सम्मोहित करने देने वाले व्यक्तित्व के स्वामी थे। शुक्र का जो शुक्र है वो इसका राशिश है और इस नक्षत्र में जो जन्मे जातक होते हैं वे सुंदरता में सबको सम्मोहित करने वाले और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, क्योंकि उधर शुक्र और उधर चंद्रमा, और वहाँ भी ब्रह्मा जो रचनाकार हैं वो उसके देवता हैं। तो बहुत ही अच्छा नक्षत्र ये माना जाता है रोहिणी नक्षत्र। तो जिन किसी व्यक्ति का रोहिणी नक्षत्र में जन्म होता है ऐसे जातक अति सुंदर कहे जाते हैं, होते हैं। कला और संगीत में सिद्धहस्त होते हैं क्योंकि उन्हें रचनाकार हैं ब्रह्मा देवता। तो कला में, संगीत में, संगीत यानी कि शुक्र, और उसमें क्या करेंगे, सिद्धहस्त करेंगे, मधुर भाषी बनाएंगे, अच्छा बोलने वाला होगा, सत्यवादी होगा, सत्य बोलने वाला होगा, वाक्पटु होगा। तो चंद्रमा है चंचलता दे देते हैं, वाक्पटुता दे देते हैं। धार्मिक और नैतिक आचार विचार करने वाला होता है। अचल चित और आकर्षक उसमें आकर्षकता उसमें देखने को अवश्य मिलेगी। देखिए शरीर के अंग की बात करें तो दोनों पैर जो होते हैं वो इस नक्षत्र के आधिपत्य में आते हैं। तो वो इस शरीर के इस भाग को, जो पैर हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए व्यवसाय की अगर हम तरफ देखें तो रोहिणी नक्षत्र किस तरह का व्यवसाय देते हैं, तो ये कला के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, भोजनालय, होटल या अल्पाहार गृह हो गए, या फैशन, या फिर मॉडलिंग, इनसे संबंधित जो व्यवसाय हैं उसमें लेकर जाते हैं, जहाँ नेम फेम जैसी कंडीशन आपकी रहती है बहुत अच्छी, और कहीं ना कहीं आप लग्जरी से जुड़े हुए यहाँ पर हो, तो इस तरह के आपको व्यवसाय यहाँ पर ये देने का काम करते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के बारे में हमने ये जाना। अब हम बात करेंगे अगले नक्षत्र की, जो कि है मंगल का नक्षत्र। मंगल का नक्षत्र है जिसका नाम है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र, अब देखिए मृगशिरा जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में ये वृषभ राशि में आएगा। इसका
2 चरण इसमें वृषभ राशि में आ जाते हैं इसके, और बाकी के मिथुन राशि में जाते हैं। तो मिथुन राशि में 2 चरण और 2 चरण इसके आगे मृगशिरा उसमें है, वृषभ राशि में। अब देखिए इसमें इसका स्वामी कौन है? मंगल इसका स्वामी है। तो मृगशिरा का अर्थ अगर हम देखें तो ये होता है हिरण जो होता है उसका सिर जो होता है उसको मृग, मृग मतलब हिरण, उसका सिर, उसका सिरा, मृगशिरा। मृग क्या करता है? जो जंगल में उद्यम मचाएगा, ठीक है? जंगलों में घूमना, ये सब काम करेगा। तो मृगशिरा नक्षत्र में जो तारों की संख्या है वो 3 है, और आकृति कैसी है? हिरण के मुख के समान इसकी आकृति होती है। और इसका जो पूज्य देवता है वो कौन है? चंद्रमा। इसका पूज्य देवता कौन है मृगशिरा का? चंद्रमा। ठीक है? जिन जातकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है वे चपल, कार्य में दक्ष, लेकिन डरपोक, अच्छे वक्ता हो देखने को मिलेंगे, आशावान मिलेंगे, धनवान मिलेंगे, और आनंद भोगने वाले, शंकालु होंगे पर, और घूमने के शौकीन होते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं वो काव्य में बहुत रुचि रखते हैं, और बहुत बड़े विचारक भी ऐसे देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो मृगशिरा का जो आधिपत्य क्षेत्र आता है वो शरीर में दोनों आंखें आती हैं, आपकी दोनों आंखें हैं वो मृगशिरा के कार्य उसमें आ जाती हैं, क्षेत्र में आ जाती हैं, यानी कि इन पर उसका आधिपत्य है। अगर हम व्यवसाय देखें कि जो मृगशिरा नक्षत्र किस तरह का व्यवसाय देता है, तो ये कपड़ा उद्योग में आपको लेकर जा सकता है। ये आपको वस्त्रों की सिलाई, ये इससे संबंधित जो उद्योग है उसमें आपको ले जा सकता है। रत्न हो गए, पशु चिकित्सक के रूप में भी आपको ख्याति दिला सकता है। पशुपालन का कार्य भी आप कर सकते हो। वाहन चालक भी आपको ये बना सकता है, ठीक है? और ये ध्वनि जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको भी बनाने का काम इस नक्षत्र का आधिपत्य इस तरह के व्यवसाय में भी जाता है। अब हम बात करेंगे, ये हुआ मृगशिरा का, अब हम बात करेंगे जो नक्षत्र है हमारा आर्द्रा नक्षत्र। देखिए आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र का जो है वो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक जो है ये मिथुन राशि में है। तो ये मिथुन राशि में पूरा आ जाएगा, इसमें मिथुन राशि में 13 डिग्री 20 मिनट का जो होता है वो पूरा आ जाएगा। इसके स्वामी ग्रह कौन होते हैं? तो वो होते हैं राहु। आर्द्रा नक्षत्र में तारों की संख्या कितनी है? वो 1 है, और इसकी आकृति जो है वो मणि के समान कह सकते हैं, या किसी ड्रॉप या बूंद जिसको कहते हैं उसके समान होती है। इसके अधिदेवता जो होते हैं वो होते हैं रुद्र। रुद्र इसके कौन है? अधिदेवता हैं, जो क्या हैं? जो शिव का ही एक अन्य नाम कह सकते हो, रूप है। और जो जो इसको विनाश या फिर शांति, और सबसे अधिक ये भयानकता को इंगित करती है, ठीक है? क्योंकि वहाँ रुद्र हैं, तो रुद्र है तो विनाश और प्रकृति को नया रूप, लेकिन यहाँ पर जब विनाश होता है तो भय उत्पन्न होता ही है। तो इसलिए यहाँ पर ये भय भयकता जो होगी उसको, भयानकता है उसको इंगित करेगी। किसी भी ग्रह का इस नक्षत्र में अगर स्थित है, तो उसके नैसर्गिक जो कारक तत्व हैं, स्वामित्व है, उसमें विघ्न उत्पन्न ये करता है। आर्द्रा नक्षत्र, ये ध्यान रखिए। रुद्र इन सभी को इस सृष्टि में समाप्त करते हैं जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, और जो बूंद है वो नए जन्म को इंगित करती है। तो आर्द्रा नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है वो स्वहित का विचार करने वाला होता है। उसको कहते हैं कि वो स्वार्थी है, अपने हित को जब पहले सोचेगा। घमंडी देखने को मिलते हैं, कृतघ्न, किसी ने कुछ उपकार किया तो उसको भूल जाते हैं क्या उपकार किया है। लेकिन क्रूर मिलेंगे, पाप कर्म करने वाले, और जो गहरी भावनाएं रखने वाला तथा धन धान्य से वो हीन देखने को मिलता है। शरीर के अंग जिन पर इस नक्षत्र का प्रतिनिधित्व है, तो यह आपके बालों को, आपके जो पुरुष जातकों में गुर्दे होते हैं जिसको किडनी बोलते हैं, उनके उनको, और स्त्री जातकों में गर्भाशय से संबंधित रोग को इस नक्षत्र से देखा जाता है। अगर कोई ऐसे रोग होते हैं तो इस नक्षत्र को आप देखोगे। देखिए अगर हम व्यवसाय की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो ये राजनीति में लेकर जाता है, राजनीति में लेकर जाएगा, अनुसंधानकर्ता उसको बना देगा, और आविष्कारकर्ता भी वो हो सकता है, दवा विक्रेता हो सकता है, रसायनों के प्रयोग से उपचार करना उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से करता है।
तो ये हमने अभी बात करी आर्द्रा नक्षत्र की। अब आर्द्रा नक्षत्र के बाद में हमारे पास में जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है हमारा यहाँ पर देखिए आर्द्रा के बाद में अब आया हमारे पास में नक्षत्र पुनर्वसु। पुनर्वसु किसका नक्षत्र है? वो गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। देखिए हम जहाँ तक है इनको 3 पार्ट में रखेंगे, नक्षत्र और उसके स्वामी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसका कारण ये है कि ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी और आप पूरा नहीं देख पाओगे एक साथ, इसलिए हम इसको पार्टीशन में रखेंगे, जिसमें हम आश्लेषा नक्षत्र तक अब जाएंगे और उसके बाद फिर मघा से ज्येष्ठा और मूल से रेवती, इस तरीके से हम सेकंड और थर्ड पार्ट में इनको रखेंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ इस कंडीशन में, तो जो पुनर्वसु नक्षत्र है इस ये मिथुन राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, यानी कि 10 डिग्री इसकी यहाँ आ गई, और बाकी 3 डिग्री 40 मिनट जो चली जाएंगी इसकी, वो चली जाएंगी कर्क राशि में। तो कर्क राशि में इसका एक चरण चला जाएगा। स्वामी इसके कौन होते हैं? बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं। ग्रह नक्षत्रों में ही बृहस्पति हैं, सबसे बड़े माने जाते हैं। पुनर्वसु का अगर हम अर्थ देखें तो यह है पुनर्वसु, पुनर् यानी कि दोबारा, वसु प्राप्ति, पुनः प्राप्ति या फिर पुनः नवीनीकरण हम इसको कहते हैं। जो पुनर्वसु नक्षत्र है इसमें तारों की संख्या 4 है और इसकी आकृति जो है वो घर या फिर तर्कस के समान होती है। जो ऊर्जा और उसके साधन, भ्रमण एवं घर वापसी, कोई चीज की पुनर्प्राप्ति और लक्ष्य भेदन को इंगित करती है। इसके अधिदेवता जो हैं वो अदिति हैं। अदिति कौन है? 12 वस्तुओं की माता कही जाती हैं अदिति देवी। तो यहाँ ध्यान रखना है, जो योग, धर्म, दार्शनिकता और सज्जनता को इंगित करती हैं। देखिए पुनर्वसु नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है वो बुद्धिमान होता है, श्रेष्ठ होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है उसकी, निर्णायक होता है, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसमें, सच बोलने वाला, सत्यभाषी कहते हैं उसको, आकर्षक होगा, देखने में अट्रैक्टिव होगा, संतोषी होगा और लोकप्रिय होगा। तो यानी कि संतोषी का मतलब वो अपना सेटिस्फेक्शन रखेगा, संतोष रखेगा, मन में किसी तरह का हाय तौबा नहीं मचाएगा, मतलब शांति से जो मिल रहा है वो अच्छा है, और जनता में सभी में वो लोकप्रिय होता है, बहुत लोग उसको उसकी तारीफ करते हैं, उससे उसके करीब रहते हैं। अगर हम देखें शरीर के अंग, कौन सा अंग है जिस पर इस नक्षत्र का अधिपत्य होता है, तो देखिए उंगलियां जो हैं वो इसके अधीन आती हैं। व्यवसाय देखें इस नक्षत्र का, तो ऐसा क्योंकि बृहस्पति हैं तो यहाँ पर ये उसको क्या कर देते हैं? दार्शनिक बना देते हैं उसको। और अदिति हैं, अदिति माता हैं, देवताओं की माता कही जाती हैं। तो वहाँ पर अब देखिए उस स्थिति में अगर हम देखें तो उस व्यक्ति में दार्शनिकता आ जाएगी, खोजकर्ता का काम कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एडवाइस देने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। भवन का निर्माण करने वाले हो सकते हैं, एक अच्छे शिल्पी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भवन का नक्शा बनाने वाले हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर आदि ये हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? वैज्ञानिक हो सकते हैं, भवन का नक्शा बनाने वाले हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं। ये कुछ व्यवसाय इनके लिए अच्छे रहते हैं जिनका भी जन्म इस नक्षत्र में होता है, पुनर्वसु नक्षत्र में। चलिए अब हमने पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा कर ली, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी कौन हो जाते हैं? शनिदेव। तो पुष्य नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं शनि। अच्छा, ये कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक ये जाएगा। कहाँ पर? उसमें कर्क राशि में, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट तक कौन हो गया था वहां पर? पुनर्वसु नक्षत्र ने ले लिया था। तो आगे 3 डिग्री 20 मिनट से शुरू होगा, 13 डिग्री 20 मिनट तक उसको जोड़ेंगे तो 16 डिग्री 40 मिनट तक। स्वामी होते हैं शनि। देखिए पुष्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना या फिर संचय, रक्षा और बलि करना है। और इसका निशान जो हो गया वो गाय दोहिने जैसा हो गया, गाय का जो दूध निकालते हैं तो उस जैसा निशान इसका होता है। ये फलने फूलने और भाग्यवान होने को इंगित करता है। पुष्य नक्षत्र में 3 तारे होते हैं और इसकी आकृति तीर के समान होती है। इसका अधिदेवता कौन है? बृहस्पति है, जो भावनाओं के ऊपर नियंत्रण,
विद्या, धन और करुणा को इंगित करता है। इस सृष्टि में जो भी सर्वाधिक शुभ चीज है वह इसके आधिपत्य में है। ये ध्यान रखिए, बृहस्पति अधिकता, उन्नति, धन संपत्ति, प्रसिद्धि भी देंगे, लोकप्रियता भी देंगे, दया की भावना भी मन में पैदा करते हैं और इसी तरह से जो संबंधित व्यवसाय है वो ऐसे व्यवसाय भी देते हैं। जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को पालती है, बृहस्पति वाणी, धर्म, बुद्धिमता, भाग्य, निष्ठा और प्रार्थना और शुद्धता और ईमानदारी, सत्य, धर्म, इन सभी जो दार्शनिकता आदि है इनका प्रतिपादन करता है। यहाँ एक बात और देखिए, जितने भी सभी यहाँ पर देखेंगे तो बृहस्पति सबसे बड़ा धर्म ज्ञाता है और सारे ज्ञान का उद्गम स्थल भी है और सभी उत्सवों का ये प्रमुख भी माना जाता है। तो इनमें इस तरह की भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस नक्षत्र में अगर जिस किसी जातक का जन्म होगा तो वो धार्मिक होगा, सत्यवादी होगा, मधुर बोलने वाला होगा, यानी कि मीठा बोलने वाला होगा, मधुर भाषी बोलते हैं उसको। भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। धन और पुत्र आदि से ऐसा व्यक्ति युक्त होता है और विद्वान होता है और सुंदर और सुखी उसकी संतान भी होती है। और देखिए, शरीर के अगर अंग में देखें तो मुंह का जो क्षेत्र है वो इस नक्षत्र का, पुष्य नक्षत्र का क्षेत्र आ जाता है। अगर हम व्यवसाय देखें तो ये उत्खनन, निर्माण कार्य, कृषि, जेलर, न्यायाधीश, भूमिगत कार्य जितने भी होते हैं वो कर सकता है और जलीय पदार्थ से संबंधित ये व्यवसाय भी कर सकता है। अब हमने शनि का ये देखा जिसको हम कहते हैं पुष्य नक्षत्र। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज की वीडियो का ये है अंतिम टॉपिक, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं किसकी, अब कर रहे हैं आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र जो जिसका स्वामी कौन है, बुध इसका स्वामी है। ये नक्षत्र अपने आप में एक विशिष्ट नक्षत्र हो जाता है क्योंकि ये गंड मूल का नक्षत्र आ जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक माना जाता है, तो ये 30 डिग्री तक रहेगा। और इसके स्वामी कौन होंगे, बुध होंगे, मैं बता चुका हूँ। इसमें तारों की संख्या 5 होगी और इसकी जो आकृति है वो पहिए के समान होगी या फिर कह सकते हैं कि चक्र के समान होती है। इसका जो अधिदेवता है वो सर्प है, ठीक है। इसको सर्प की जो सांप होती है, सांप की कुंडली में दर्शाया भी जाता है। अतः यह उन सभी चीजों से संबंधित होता है जो सर्प जैसा अपने आप को छुपाने, गुप्त रखने के लिए हो या कपट से संबंधित हो, है ना, गुथा हुआ हो और एक निश्चित दायरे में होता है, उस तरीके का यह दिखाते हैं अपने आप को। इस नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है वो सर्वभक्षी कहा जाता है। तो खाद्र अखाद्र सभी प्रकार के खाने खा लेगा वो। काल के समान विकराल उसको कहा गया है और दुष्ट और किए कार्यों को पुनः करने वाला होता है, लेकिन साथ ही साथ विद्वता, एकाग्र होने की शक्ति उसमें होती है। आत्मदृष्टि वाला भी होता है और कुंडली के नवमेश अथवा दशमेश को इस नक्षत्र में होना शुभ नहीं माना जाता, ये ध्यान रखिए। कुंडली के नवमेश हो या दशमेश हो, वो अगर इस नक्षत्र में है आश्लेषा में तो वो शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो भय है, रुकावटें हैं और जीवन का आधारहीन होना भी है। और जिस जातक का लग्न इस नक्षत्र में होता है वह कपटी प्रवृत्ति का भी देखने में आता है कि उसकी प्रवृत्ति कपटपूर्ण होती है और ऐसे लोग गुप्त तरीके से कार्य करना बहुत पसंद करते हैं। अब देखिए, शरीर के अंग में देखें तो नाखून पर इसका जो अधिपत्य होता है। व्यवसाय देखें तो रसायन इंजीनियर ये बनते हैं, दवा के निर्माता भी ऐसे लोग होते हैं। स्याही का काम हो गया और रंग का हो गया, इनका निर्माण का कार्य भी ऐसे लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और अपना भला करने वाला ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा चलता है। और देखिए, व्यापार में भी ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है, अच्छा करता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने पार्ट 1 लिया इसमें नक्षत्र और उसके स्वामियों को। अब हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे मघा से लेकर ज्येष्ठा तक।
इनकी चर्चा करेंगे। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? देखिए मैं दिखा देता हूँ, पार्ट 1 यहाँ तक रहेगा, पार्ट 2 में ये रहेगा, पार्ट 3 में ये रहेगा। ये मैं जल्दी-जल्दी आपको ये पार्ट लेकर आऊँगा ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए। नक्षत्र के बारे में हम बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आएँगे, क्योंकि नक्षत्र को अगर आप समझते हो, क्योंकि हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, तो नक्षत्र को आप समझते हो तो बहुत आसानी है आपको समझने में, ज्योतिष को जानने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ, अगर मैं साथ में एक बात और बोलूँगा कि आपको अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना है, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये स्क्रीन पर है। अगर व्हाट्सएप नहीं कर सक नंबर नोट नहीं कर सकते, तो ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमें मैसेज कर सकते हो और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करा सकते हो। जो भी चार्जेस हैं वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे बता दिए जाएँगे। चलिए यहाँ आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।